तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना। हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना या फिर इसे हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसके बारे में पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि प्रस्तावना आखिर है क्या। तो क्या है प्रस्तावना, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, मैंने पहले ही इसको क्लियर किया हुआ है कि प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना से तात्पर्य है भारतीय संविधान के जो मूल आदर्श हैं उन्हें प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में समाहित किया गया है। यानी कि जैसे हम कह सकते हैं कि एक बुक है, संविधान एक बुक है और उसकी जो जिस्ट है, जो पूरा जो उसका निचोड़ है, जो उसका सार है कि आगे हम बुक में क्या पढ़ने वाले हैं या क्या वो बुक अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहती है, तो वो हम प्रस्तावना के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में इसे समाहित किया गया है, यानी कि जो मूल आदर्श हैं, और वो जो आदर्श हैं वो उस प्रस्तावना में ये उल्लिखित शब्द हो, जैसे कि हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें बहुत ही सारे आइडियलिस्टिक वर्ड्स को ऐड किया गया है। तो उन्हीं वर्ड्स के माध्यम से ही जितने भी, जैसे कि हमें मौलिक अधिकार हैं, कई स्वतंत्रताएं हैं, राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, तो वो उन प्रस्तावना के शब्दों से ही प्रेरित होकर वो हमारे कानून में या उसमें विधि निर्माण में हमें सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो जो उल्लिखित शब्दों के माध्यम से ही उनको प्रस्तुत किया जाता है। फिर आता है ये संविधान की प्रस्तावना आती कहाँ से, यानी कि ये शुरुआत कहाँ से हुई और ये कहाँ से ली गई है और ये मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे ऐड ऑन हुई। तो भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका पेश किया, यानी कि प्रथम अधिवेशन में ही उन्होंने संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, लेकिन जब 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका पेश किया तथा आगे ही इस उद्देशिका को, यानी कि एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था 13 दिसंबर को, उसके बाद ही क्या हुआ, प्रस्तावना उसमें ऐसे शब्द ऐड ऑन किए गए थे जो कि शब्द पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव राष्ट्रीय आंदोलन के लक्ष्यों तथा महात्मा गांधी जी के विचारों और उनकी भावनाओं से प्रेरित होकर लिए थे। ठीक है, आगे चलकर इसी को ही प्रस्तावना के रूप में शामिल किया गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रस्तावना को लिया कहाँ से गया है, यानी कि जैसे हमारे भारतीय संविधान में बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, वो कहीं ना कहीं अन्य देशों के संविधानों से या अन्य देशों के से प्रेरित होकर ली गई हैं। तो प्रस्तावना को अमेरिका से, तथा ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से बार बार पूछा भी जाता है और इस क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन्स भी आती हैं, तो इसको क्लियर करते हुए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि प्रस्तावना को अमेरिका से, यानी कि जब अगर क्वेश्चन आएगा कि प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है, तो प्रस्तावना को अमेरिका से, तथा प्रस्तावना की जो भाषा है, उसकी जो लैंग्वेज है, उसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर क्वेश्चन को पूछता है कि प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है, तो आंसर होगा अमेरिका, और यदि आता है कि प्रस्तावना की भाषा को कहाँ से लिया गया है, तो उसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यह हमारे जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, यहाँ पर मैंने पूरी नहीं लिखी हुई है, लेकिन हम भारत के लोग, हमारी जो प्रस्तावना आपने सुनी होगी, हम भारत के लोग क्या करते हैं, इसके आगे पूरा जो जितने भी वर्ड्स हैं आइडियलिस्टिक वो ऐड ऑन किए गए हैं। जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ऐसे ही करके पूरी प्रस्तावना है। ठीक है, तो प्रस्तावना के जो पक्ष हैं, यानी कि जो एस्पेक्ट हैं, हम उनको ये जो मैंने एक इजी सा शॉर्ट डायग्राम बनाया हुआ है, इसके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। देखिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोट कर सकते हैं। तो प्रस्तावना के जो पक्ष हैं
उसको मैंने 3 उसमें डिवाइड कर दिया गया, जैसे कि प्रस्तावना के कुछ यहाँ पर स्रोत दिए गए हैं। ठीक है, प्रस्तावना के जो स्रोत हैं यानी कि प्रस्तावना कहाँ से वो हो रही है, सोर्स क्या है प्रस्तावना का जो। फिर आता है प्रस्तावना का स्वरूप क्या है और प्रस्तावना का उद्देश्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संविधान के स्रोत, प्रस्तावना के जो पक्ष हैं उनमें संविधान का जो स्रोत है वो आते हैं। तो हम भारत के लोग अर्थात जनता, यानी कि जो संविधान का जो सबसे बड़ा जो सोर्स है वो क्या है, हम भारत के लोग और जनता है। ठीक है, फिर आता है संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है, संविधान को शक्ति जनता से मिलती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसका स्वरूप। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि प्रस्तावना में पहले ही बोला गया है कि हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो आ जाता है कि ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का जो अर्थ होता है वो संप्रभुता से लिया गया है। ठीक है, और संप्रभुता का जो अर्थ होता है कि एक जो राष्ट्र है जिसका कि अपना एक संविधान है, वह क्या है, अपने आंतरिक और बाह्य दोनों ही मामलों में क्या है, पूर्ण स्वतंत्र है। ठीक है, यानी कि वो जो राष्ट्र है वो किसी बाह्य शक्ति के कंट्रोल में नहीं है, ना ही आंतरिक रूप से वो किसी शक्ति के नियंत्रण में है। ठीक है, यानी कि हम भारत के जो लोग हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक संप्रभु राष्ट्र हैं, यह घोषणा करता है हमारा संविधान और उसकी जो यह प्रस्तावना है उसके जो शब्द हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है समाजवादी, यानी कि समाजवादी का अर्थ जो है, ये जो समाजवाद है ये यूरोप में जो एक वर्ग संघर्ष जो विचारधारा थी वहां से लिया जाता है, लेकिन वो वर्ग संघर्ष था, उससे हमें वो जो भारत का जो समाजवाद है वो उसके थोड़ा बहुत विपरीत है, यानी कि बिल्कुल उससे मेल नहीं खाता है। ये जो समाजवादी जो शब्द है वो गांधी एवं नेहरू से प्रेरित है। इनकी जो आइडियोलॉजी थी महात्मा गांधी जी की एवं जवाहरलाल नेहरू की, उनकी जो फिलॉसफी थी उनको दर्शाता है। ये जो समाजवादी शब्द है यह हमारे आपसी समझ, जैसे मैंने शॉर्ट में यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा हुआ भी है कि यह जो है समानता, आपसी मेल जोल और एक समाज में किसी भी वर्ग के अत्यधिक उस पर बल नहीं देता है। ठीक है, तो समानता और आपसी मेलजोल से लिया गया है ये समाजवादी शब्द का जो अर्थ है। फिर आता है दूसरा पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष का जो अर्थ है हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो ऐड किया गया है, इसका क्या अर्थ था कि हमने पंथ निरपेक्ष शब्द को ऐड किया। तो पंथ निरपेक्ष जो शब्द है इसका अर्थ होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि भारत क्या है, अनेक विविधताओं से पूर्ण है, यानी कि यहाँ पे बहुत अलग अलग धर्म जाति के लोग निवास करते हैं। तो ऐसे में अगर राज्य का कोई धर्म हो तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी हो जाती है, लेकिन हमारा जो भारतीय संविधान निर्माता हैं वो इस चीज को समझते थे और जानते थे, इसीलिए वो उन्होंने राज्य का कोई भी धर्म विशेष धर्म नहीं माना है। वो सारे धर्म को समान और सबका ही अपना अपना महत्व जानते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है लोकतंत्रात्मक। तो लोकतंत्रात्मक जो शब्द है उसका क्या अर्थ होता है कि जनता शासन के लिए, यानी कि लोकतंत्र का अर्थ ही है जनता का शासन। जैसे कि इसमें अब्राहम लिंकन की एक डेफिनेशन है, वो बहुत ही मतलब लोकतंत्र की परिभाषा के एक सरल सा स्वरूप है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र का अर्थ है जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा ही जो शासन है वो लोकतंत्र कहलाता है। तो लोकतंत्रात्मक का अर्थ जो हमारे प्रस्तावना में लिया गया है उसका अर्थ है कि जनता शासन के लिए, यानी कि शासन कार्यों के लिए जनता ही है। फिर नेक्स्ट आता है गणराज्य यानी कि गणतंत्र।
तो गणराज्य का जो अर्थ होता है वो है कि संवैधानिक प्रमुख, यानी कि जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होगा वह वंशानुगत नहीं, जैसे कि हम जानते हैं ब्रिटेन में क्या है, वंशानुगत शासन है अभी भी, राजा और महारानी ऐसे उनके वंश और वो ही शासन में कई प्रमुख हैं। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में यह व्यवस्था नहीं की गई है। हमारे यहाँ जो संवैधानिक प्रमुख हैं वो वंशानुगत नहीं बल्कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, फिर अब आता है प्रस्तावना के जो उद्देश्य हैं। ठीक है, तो प्रस्तावना के जो शब्द हैं ये वही हैं, प्रस्तावना में इन्हीं शब्दों को लिया गया है, न्याय, स्वतंत्रता, समता, लेकिन इन शब्दों से हमें क्या है, प्रस्तावना के जो ये शब्द हैं इनसे उद्देश्य की भावना प्रकट होती है। ठीक है, तो जैसे कि उद्देश्य में सबसे पहला पॉइंट आता है न्याय। तो न्याय का क्या अर्थ होता है कि न्याय का मतलब 3 स्तर के न्याय, 3 तरह के न्याय की बात करी गई है, जैसे कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, यानी कि सामाजिक स्तर पर भी न्याय, आर्थिक स्तर पर भी और राजनीतिक स्तर पर भी सभी को न्याय का अधिकार है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता, यानी कि ये जो उद्देश्य था स्वतंत्रता, इसी के माध्यम से यानी कि सारे ही नागरिकों को भारत की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। जैसे कि हमारे मौलिक अधिकारों में भी अलग अलग तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, वो यहीं से ही प्रेरणा लेकर दी गई है। ठीक है, फिर आता है समता, समता यानी कि समानता। ठीक है, फिर नेक्स्ट है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। ठीक है, फिर आता है बंधुता यानी कि आपसी भाईचारा। ठीक है, तो ये सारे जितने भी अभी शब्द आपने देखे हैं, संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये सारे ही प्रस्तावना के स्वरूप को दर्शाते हैं, यानी कि जो हमारा संविधान का जो स्वरूप है उसे दर्शाते हैं। ठीक है, कि हमारा जो संविधान है वो होगा कैसा। ठीक है, और जो संविधान है उसके माध्यम से हमें कैसे शासन करना है और किस लिए करना है। जैसे कि अभी हम किसी कार्य को करते हैं, जैसे कि अभी हम क्लास ही ले रहे हैं, जैसे आप क्लास ले रहे हैं तो क्लास लेने का क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है, यानी कि आप चाहते हैं ना कि मैं इस जो टॉपिक है प्रस्तावना इसको कंप्लीट कर पाऊँ और इसके बारे में पूरा जान पाऊँ। ठीक है, तो ऐसे ही उद्देश्य जो है हमारे जो संविधान है उसका जो उद्देश्य था वह भारत के नागरिकों को न्याय प्रदान करना, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता तथा बंधुता को बनाए रखना। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा कि उद्देश्य और स्वरूप में क्या डिफरेंस है। ठीक है, फिर अब आता है प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिन्हें कि बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। यहाँ पर मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि A.N. पालकीवाला जो विचारक हैं, A.N. पालकीवाला, इन्होंने जो संविधान की प्रस्तावना है उसके बारे में क्या कहा है कि संविधान की प्रस्तावना परिचय पत्र है, संविधान का परिचय पत्र है, यानी कि प्रस्तावना को इन्होंने संविधान का परिचय पत्र कहकर पुकारा है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जिन्होंने प्रस्तावना को क्या कहा है, हमारे दीर्घकालीन स्वप्नों का विचार है। वो कह रहे हैं कि प्रस्तावना ही जो है वो हमारे दीर्घकालीन स्वप्नों का विचार है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट भारतीय संविधान की आत्मा भी या कुंजी भी कहा जाता है। ठीक है, प्रस्तावना को हम भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी भी कहकर पुकारते हैं। ठीक है, फिर आता है प्रस्तावना के संबंध में कुछ चर्चा में रही है प्रस्तावना, तो उसके बारे में जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है बेरुबारी संघवाद। ठीक है,
तो ये संघवाद, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है 1960 का, जैसे कि बेरूबारी संघवाद के नाम से हम जानते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, यानी कि प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं बताया गया है, इससे अलग कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ही अपने निर्णय में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अर्थात इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर इसके बाद ही कुछ समय बाद ही क्या हुआ, एक बहुत ही फेमस जो चर्चा में रहा है केस, वो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में। तब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को बदलते हुए क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संविधान संशोधन भी किया जा सकता है, क्योंकि संविधान में संशोधन किया जा सकता था, लेकिन पहले वाले जैसे इन्होंने अपने फैसले में कहा था निर्णय में कि संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, तो इसमें संशोधन किया जा सकता है। दोबारा दूसरे निर्णय में इन्होंने कहा यह संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, परंतु मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो इससे इनका क्या मतलब है कि संविधान का जो मूल स्वरूप है, यानी कि जो मूल ढांचा है, जैसे कि जो आपने देखा कि ये देखिए मूल जो स्वरूप है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इन सब आदर्शों से छेड़छाड़ किए बिना भी हम प्रस्तावना में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसके बाद संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बार संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया गया, और कब किया गया, यह 42वां संविधान संशोधन 1976 था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन पहली बार कब किया गया और कौन सा संशोधन। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 यानी कि 1976 में, इसमें 3 नए शब्द जोड़कर संशोधन किया गया, और ये 3 शब्द कौन कौन से हैं, ये हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता। 3 शब्द हैं ये, पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। ठीक है, इन तीनों शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, और इसमें अभी तक एक ही संशोधन हुआ है। ठीक है, ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा मे बी, क्योंकि एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव है उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।